हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम NCERT क्लास 12th ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और यहाँ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। जो ये क्लास है ये चैप्टर नंबर 7 परिवहन और संचार, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। पूरा चैप्टर हम समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास 12th के लिए और उसके साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका बेस मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखें, अपना बेस मजबूत करें और 12th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखें। तो क्लास 12th का +2 क्लास का चैप्टर नंबर 7 परिवहन और संचार देखते हैं इसमें क्या कुछ है। ठीक है, सबसे पहले परिवहन इसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ वो देखते हैं। उसके बाद उसका अर्थ और संचार का अर्थ वगैरह देखेंगे। सबसे पहले मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। पहले मनुष्य के द्वारा, उसके बाद पशुओं का सहायता लेकर के, और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट की अलग अलग विधाएं विकसित कर ली गई। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे एक स्टेप वाइज जो परिवहन है उसका विकास हुआ। ठीक है, अब अलग अलग विधाएं जो परिवहन की विकसित की, उनमें सबसे पहली विधा है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन की कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं, देखते हैं। सड़क परिवहन एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। सड़क दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी या कच्ची सड़क, एक स्थायी और पक्की सड़क। पक्की सड़क पूरे साल भर हर मौसम में काम में आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा सड़क के द्वारा प्रत्येक घर तक पहुंचा जा सकता है, हर प्रकार के व्हीकल चल सकते हैं। ठीक है, निर्माण और रखरखाव पक्की सड़क का थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ होने के कारण ये व्यापार के लिए लाभदायक है। यदि सड़क परिवहन की हानियों की बात करूं तो सड़क परिवहन की कई हानियां भी है, जैसे कि इसके रखरखाव और मेंटेनेंस पर खर्च ज़्यादा आता है। बाढ़ वगैरह की स्थिति में, भूकंप वगैरह की स्थिति में ये ज़्यादा प्रयोग योग्य नहीं रहती, लाभ इनका ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। वहीं दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों में बिछाने सड़क बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है। हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सड़क का निर्माण बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद वायु परिवहन के लाभ और हानियां देख लेते हैं। सबसे तीव्र विधा परिवहन की यदि कोई है तो वायु परिवहन है। ये लाभ है इसका। वायु परिवहन के द्वारा बहुत तेज़ी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कीमती वस्तुओं और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का तेज़ी से परिवहन किया जा सकता है। यात्रियों को भी तेज़ी से परिवहन करने के लिए वायु परिवहन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि संभव हो तो। अब वायु परिवहन की हानियों की बात करते हैं। वायु परिवहन से बहुत ज़्यादा खर्च आता है, यानी कि वायु परिवहन में खर्च ज़्यादा आता है। सेकंड, उसके मेंटेनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। इस प्रकार वायु परिवहन की भी कुछ हानियां हैं, कुछ लाभ हैं। उसके बाद रेल परिवहन, रेलवे के द्वारा परिवहन करना रेल परिवहन कहलाता है। स्थल के ऊपर सबसे सस्ती परिवहन की विधा रेल परिवहन ही है। रेल परिवहन के द्वारा सबसे सस्ता परिवहन हो सकता है। इसके द्वारा यात्रियों और सामान का बहुत तेज़ी से, समय पर और सस्ते दरों पर परिवहन किया जा सकता है। परंतु रेल परिवहन की भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। रेल परिवहन काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। इसको बिछाने और मेंटेनेंस, यानी कि रेलवे लाइन को बिछाना और मेंटेनेंस करना ये मुश्किल होता है। पहाड़ी इलाकों में सुरंगें वगैरह बनानी पड़ती है और काफ़ी कॉस्टली ये प्रोसेस आता है। ठीक है, ये हानियाँ थी। अब जल परिवहन की बात करूँ तो जल परिवहन सबसे सस्ता विधा है, साधन सबसे सस्ता साधन है। परंतु जल परिवहन के लिए पर्याप्त मात्रा में जल के होने की भी आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित नहीं है, जल नहीं है, तो परिवहन ठीक से नहीं हो पाता है। प्रत्येक स्थान पर जल परिवहन द्वारा हमारे परिवहन को संभव नहीं बना सकता, ये उसकी लिमिटेशंस हैं। अगला है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के बारे में हम बात करें तो पाइपलाइन परिवहन एक बार कॉस्ट आती है, उसके बाद मेंटेनिंग कॉस्ट ज़्यादा खर्च नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत तेज़ी से परिवहन किया जा सकता है और इससे बहुत एक्यूरेसी के साथ चीज़ें पहुंचाई जा सकती है। लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। एक बार बिछाने के बाद उसकी सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती। कहीं पर यदि इसमें लीकेज आ जाए, टूट फूट हो जाए, तो उसको ढूंढना, रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल और मशक्क़त भरा काम आता है। ठीक है, अब जल परिवहन के कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग हैं महासागरों के ऊपर, देख लेते हैं। 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय महामार्ग। ठीक है, यदि आप देखोगे अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग, ठीक है, एक साइड यूरोप है, ठीक है, दूसरी साइड USA, कनाडा और मेक्सिको जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं।
जब दोनों तरफ विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं तो उनके मध्य में संचार ज़्यादा मात्रा में होता है, परिवहन ज़्यादा मात्रा में होता है। ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। यूरोप से बहुत कीमती चीज़ें यूएसए को जाती है, यूएसए से कीमती चीज़ें यूरोप की तरफ आती है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मार्ग है, समुद्री मार्ग है। दूसरा है आशा अंतरीप महामार्ग। आशा अंतरीप महामार्ग जो है वो स्वेज नहर से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे वाला भाग आशा अंतरीप कहलाता है। यूरोप से वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए आशा अंतरीप मार्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी जो ये कंट्रियां हैं, खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों से आने वाला फ्यूल भी कुछ मात्रा में यहाँ से होकर के जाता है। ठीक है, इस प्रकार आशा अंतरीप जो है इसका भी अपने आप में महत्व है। उसके बाद प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में हम देखें तो एक तरफ कनाडा है, यूएसए है, दूसरी तरफ जापान और चीन जैसी अर्थव्यवस्था है। तो उनके बीच में भी काफ़ी मात्रा में परिवहन होता है। ठीक है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर हमारा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करूं तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यानी कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत व्यापार होता है। यूरोप के साथ भी थोड़ा बहुत व्यापार होता है। खास तौर पर यहाँ से कॉफ़ी और दूसरी वस्तुएं यूरोप को एक्सपोर्ट की जाती है, भेजी जाती है। चमड़ा, खाल वगैरह, यूरोप से कुछ टेक्नोलॉजी इन देशों को दोबारा मंगवाई जाती है। ये महत्वपूर्ण मार्ग थे। ठीक है, अब पूरी इस चैप्टर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है स्वेज नहर, पनामा नहर, पार साइबेरियन मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग। ये दोनों रेल मार्ग है, ये दोनों नहरें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यदि स्वेज नहर की बात करूं तो स्वेज नहर बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग हो जाता है यूरोप और एशिया महाद्वीप इनको मिलाने वाला। ठीक है, लाल सागर है अफ्रीका और एशिया के बीच में, लाल सागर, और ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो एक प्रायद्वीप है उसको काट करके, जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट करके स्वेज नहर का निर्माण किया गया। इसके द्वारा लाल सागर और भूमध्य सागर को हिंद महासागर द्वारा जोड़ा जाता है। हिंद महासागर से लाल महासागर, लाल महासागर से भूमध्य सागर। इससे यूरोप जो है वो पूरी तरह खाड़ी देशों के साथ और एशिया, कौन से, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने में सक्षम हो पाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया और खाड़ी देश जो पूरी तरह से यूरोप के साथ बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से व्यापार कर पाते हैं स्वेज नहर द्वारा। अब इसकी लेंथ की बात करूं, 160 किलोमीटर लंबी है स्वेज नहर। इसकी चौड़ाई 100 से लेकर के 365 मीटर चौड़ी है, कहीं पर ज़्यादा चौड़ी है, कहीं पर कम चौड़ी है। गहराई 15 मीटर है। हर रोज़ यहाँ से 100 के करीब शिप या जहाज़ जो है वो पार होते हैं। ठीक है, इसको पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। स्वेज नहर के आसपास सारी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे यूरोप है, खाड़ी के जितने भी देश हैं। ठीक है, ये सारे के सारे विकसित अर्थव्यवस्थाएं पास में हैं। इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। दूसरा है पनामा नहर। 1906 में निर्माण शुरू हुआ और 1914 तक इसका निर्माण हो गया था। स्वेज नहर जो था 1859 में बनना शुरू हुई, 1869 में बन चुकी थी। एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड के द्वारा बनाई गई थी। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में एक बीच में एक देश है जिन्हें मध्य देश कहा जाता है, पनामा नामक देश। उस पनामा नामक देश में लोक प्रणाली के द्वारा, लोक सिस्टम के द्वारा पनामा नहर का निर्माण किया गया है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है, लेकिन ये क्या करता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाने का काम करता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने का काम करता है। फ़ायदा ये होता है कि यूएसए का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग से बहुत तेज़ी से संपर्क में आ सकता है, नहीं तो इसे पूरे दक्षिण का चक्कर काट करके, दक्षिण अमेरिका का चक्कर काट करके आना पड़ता था। अब ये मार्ग शॉर्टकट हो गया है, आधा कम हो गया है। इसके अलावा पूर्वी अमेरिका, जहाँ पर अमेरिका का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्ट है, वहाँ से इस चीज़ें यदि उसे ऑस्ट्रेलिया में भेजनी है तो इस मार्ग का यूज़ कर सकता है, जो पनामा नहर है उसका यूज़ कर सकता है। लंबाई इसकी 72 किलोमीटर है, चौड़ाई 100 से लेकर के 300 मीटर है।
गहराई की बात करूं तो 13 मीटर गहरी है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 48 जहाज 48 शिप जो है वो प्रतिदिन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, जैसे पनामा है, क्यूबा है, इसके अलावा वेनेजुएला अभी जो विवाद में रहा था पिछले दिनों, अभी भी वहाँ पर विवाद वगैरह चल रहा है। ये सारी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इनके बीच में व्यापार कम होता है, जबकि यूएस से जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करने में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद पार साइबेरियन रेल मार्ग, पिछले काफ़ी समय से रूस में जो यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, इसके कारण इसका इम्पोर्टेंस हो सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक, पूर्व में व्लादिवोस्टोक, पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग, इनके बीच में एक बहुत लंबा, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। लंबाई 9332 किलोमीटर है, ये बनाया गया है। इससे बहुत ज़्यादा लाभ रूस को मिला है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप को भी इससे लाभ हुआ है। दूसरा है पार कैनेडियन रेल मार्ग, ये पश्चिम में वैंकूवर और पूर्व में हैलिफैक्स, इनको मिलाता है। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है, ये भी काफ़ी लंबा है। ये न केवल कनाडा बल्कि यूएसए के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएसए के कुछ शहरों को इसके द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि पार कैनेडियन रेल मार्ग भी एक इम्पोर्टेंट रेल मार्ग है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत जल्द ही हम मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, 2 या 3 या 4। उन मैराथन क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो उनको मिस बिल्कुल ना करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।